गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी टॉकिंग अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया। वी आर डूइंग द लास्ट आर्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कि कोलॉइड्स का क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई आपको ब्लू की दिखाई देता है, तो इसका आंसर देंगे ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर कंटेन कोलाइडल डस्ट पार्टिकल्स। वो कोलाइडल डस्ट पार्टिकल सनलाइट को, सन की जो व्हाइट लाइट है उसको स्कैटर करते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग से क्या होता है, जो ब्लू कलर जो होता है व्हाइट लाइट का, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। इट शो मोर इंटेंस स्कैटरिंग बिकॉज ऑफ विच स्काई अपीयर ब्लू। So why sky appear blue? This is due to scattering of light by the colloidal dust particle present in air. So कह सकते हो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल इफेक्ट हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज स्कैटर मोर, उसकी इंटेंस स्कैटरिंग होती है ड्यू टू इट्स मिनिमम वेवलेंथ। तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है तो स्काई अपीयर्स ब्लू। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। सेकंड वी हैव सीवेज डिस्पोजल। जो सीवेज वाटर होता है उसमें क्या होते हैं, इट कंटेन कोलाइडल इम्प्योरिटीज ऑफ डर्ट, मड, ठीक है, विच कैरी चार्ज, विच कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर में क्या होते हैं, इट कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ डर्ट एंड मड, और उन पे कोई चार्ज होता है। तो अगर हम सीवेज वाटर को किसी टैंक में पास करें, और टैंक में हमने क्या लगा रखी होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट। अगर हम सीवेज के अंदर किसी टैंक के अंदर सीवेज वाटर को ले जाए, तो सीवेज वाटर को किसी टैंक में ले जाएं, और टैंक में हमने क्या लगा रखी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगा रखी है, विच आर मेंटेन्ड एट हाई पोटेंशियल, ठीक है, विच आर मेंटेन्ड एट हाई पोटेंशियल। तो व्हाट हैपेंस, आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज प्लेट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वही फिनोमेना यहां पे लगेगा। तो जो डर्ट, मड, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज इम्प्योरिटीज है ऑपोजिट प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव इम्प्योरिटी है तो नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव इम्प्योरिटी है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में प्रेजेंट हैं, सीवेज वाटर में, तो दीज इम्प्योरिटी विल मूव टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज प्लेट, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इनका कोगुलेशन हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और ये इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी सीवेज वाटर में से, और सीवेज वाटर को फिर हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीवेज वाटर में से इम्प्योरिटीज हैं यहाँ पर चली जाएंगी, दे विल मूव टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज प्लेट एंड आर रिमूव्ड, और सीवेज वाटर जो है दैट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन, सीवेज डिस्पोजल। Third application of colloids we have purification of water. जो रिवर वाटर होता है उसमें क्या होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो रिवर वाटर में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से हम उसको पी नहीं सकते, ठीक है। अगर हम क्ले पार्टिकल को रिमूव कर दें तो रिवर वाटर कैन बी इजीली बी सिफ्ट, उसको इजीली हम सिफ्ट कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पसेस। तो हाउ टू रिमूव दिस क्ले पार्टिकल्स, ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कोलाइडल पार्टिकल्स, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो रिवर वाटर में क्या होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और आपने नीचे पढ़ा था कोगुलेशन, ठीक है, कि कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज कौन न्यूट्रल करते हैं, ऑपोजिट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो रिवर वाटर में हम एलम्स ऐड करते हैं। एलम्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे पोटाशियम, ठीक है। तो रिवर वाटर में एलम ऐड करते हैं,
अब ये जो एलम होता है इसमें एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, तो जो एल्यूमिनियम आयंस होते हैं एलम के, दे न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, एलम में से कौन से आयन निकलते हैं? एल्यूमिनियम आयंस, पॉजिटिव आयंस है। ये नेगेटिव चार्ज क्ले पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल कर देंगे, तो क्ले पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्यूमिनियम आयन। तो जब क्ले पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो वो आपस में कंबाइन कर देंगे, उनका कोऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो आपस में कंबाइन कर देंगे, हैवी हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो प्योर वाटर को हम डिकेंट ऑफ कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन, रिवर वाटर में से क्ले पार्टिकल को रिमूव करके वी कैन गेट प्योर वाटर। फोर्थ एप्लीकेशन वी हैव आर्टिफिशियल रेन। वर्ल्ड में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, चाइना में है या इंडिया में है या कई और जगह भी है, जहाँ बादल तो बहुत ज्यादा बनते हैं, क्लाउड बहुत ज्यादा होते हैं, बारिश नहीं होती। ठीक है, सो ऐसे इलाकों में आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। तो वर्ल्ड में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश नहीं होती, क्लाउड तो बनते हैं, बारिश नहीं होती, तो वहां पर क्या कराई जाती है? आर्टिफिशियल रेन। हाउ आर्टिफिशियल रेन इज कॉज? जो क्लाउड्स होते हैं, मान लो क्लाउड है, क्लाउड पे हम क्या स्प्रे करते हैं? चार्ज सैंड पार्टिकल्स। क्लाउड्स में पानी की बूंदें होती है, ये क्लाउड है, क्लाउड में क्या है? ये टाइनी ड्रॉपलेट्स, दीज आर टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। क्लाउड्स में छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, विच कैरी चार्ज, जिसपे चार्ज होता है। ठीक है, तो जब हम क्लाउड पे क्या स्प्रे करते हैं? चार्ज सैंड पार्टिकल थ्रो करते हैं, तो ये चार्ज सैंड पार्टिकल क्या काम करते हैं? जो पानी की छोटी बूंदें हैं जिन पे चार्ज है, इन पानी की छोटी बूंदों का ये चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रॉपलेट का चार्ज अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो न्यूट्रल होकर वापस से कंबाइन कर देंगी, पानी की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें कंबाइन कर जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, तो they come down in the form of rain, mean artificial rain take place. So how artificial rain take place? Charged sand particles are sprayed over clouds. Clouds पे क्या स्प्रे करते हैं? चार्ज सैंड पार्टिकल। और ये चार्ज सैंड पार्टिकल क्या काम करते हैं? जो पानी की छोटी बूंदें होती हैं उनका चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन टाइनी ड्रॉपलेट इज न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो ड्रॉपलेट में चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, कोऑपरेशन हो जाएगा, तो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो थी वो आपस में कंबाइन कर जाएंगी, बिगर ड्रॉप में चेंज हो जाएंगी, बिगर ड्रॉप हैवी हो जाएगी, दैट कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो आर्टिफिशियल रेन टेक प्लेस। आजकल क्लाउड्स पे कॉमन सॉल्ट भी स्प्रे कर सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड, ये दोनों थ्रो करके आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। So ये थी फोर्थ एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल रेन। The next application of colloid we have formation of delta। और ये डेल्टा क्या होता है? जहां पर सी वाटर और रिवर वाटर मिक्स होते हैं, जिस पॉइंट पे रिवर वाटर और सी वाटर मिक्स होते हैं, वहां पर क्या होता है? जो रिवर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, वो नीचे बैठ जाती हैं, धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस तरह से डेल्टा शेप बन जाती है। दिस इज डेल्टा। ये डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा क्यों बनता है? जो सी वाटर होता है उसमें क्या होते हैं? सोल्ट, इलेक्ट्रोलाइट। समुद्र का पानी नमकीन होता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, रिवर वाटर में क्या होते हैं? क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल विच आर चार्ज। ठीक है, तो रिवर वाटर में क्या होते हैं? चार्ज कोलाइडल पार्टिकल किसके हैं? क्ले के और सैंड के। सी वाटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो जब रिवर वाटर और सी वाटर मिक्स होते हैं तो रिवर वाटर के अंदर जो क्ले पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, उनका चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे,
electrolyte present in the sea water. ठीक है, so when the river water comes in contact with sea water, the electrolyte present in sea water neutralize the charge on colloidal impurities of clay and sand. तो जो impurities हैं river water में जो impurities हैं clay particles, sand particle, उनका चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर, कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है, और सैंड पार्टिकल और क्ले पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो वो आपस में कंबाइन करके नीचे बैठ जाएंगे और धीरे 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 उनका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे उनका लेवल इंक्रीज होता जाएगा तो ऐसी शेप बन जाएगी डेल्टा विल बी फॉर्म, ठीक है, तो डेल्टा की शेप इस रही है, तो डेल्टा विल बी फॉर्म। तो डेल्टा कैसे बनते हैं, रिवर वाटर में इंप्योरिटीज है किसकी, क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल विच कैरी चार्ज, ठीक है, और सी वाटर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो जिस पॉइंट पे रिवर वाटर और सी वाटर मिक्स होते हैं तो जो रिवर वाटर में जो इंप्योरिटीज हैं उनका चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर, तो इंप्योरिटीज क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे, धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ेगा, रिवर बेड इंक्रीज होगा, धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ेगा, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो डेल्टा विल बी फॉर्म। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन लगा है। नेक्स्ट है स्मोक प्रेसिपिटेशन। अब जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उनमें चिमनीज होती है, ठीक है, जैसे आपके शुगर मिल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर स्कूल के पास, ठीक है, तो उसमें चिमनी है, चिमनी में से धुआं बाहर जा रहा है, धुआं अगर ऐसे जाता रहे तो क्या होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो धुआं होता है, धुएं में क्या होते हैं, स्मोक, स्मोक के अंदर चार्ज कार्बन पार्टिकल्स होते हैं या दूसरी इंप्योरिटीज होती हैं, तो स्मोक को सीधा चिमनी में न भेज के स्मोक को पहले कहां पास करते हैं, कोट्रल प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो स्मोक में क्या होते हैं, चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं कार्बन के, और जो स्मोक को पहले कहां से पास करते हैं, कोट्रल प्रेसिपिटेटर। कोट्रल प्रेसिपिटेटर में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट होती है, देयर सम इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो जैसे स्मोक इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट में से पास होगा तो क्या होगा, स्मोक के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज प्लेट, ठीक है। तो वो इंप्योरिटीज जो हैं स्मोक के अंदर कार्बन की या दूसरी इंप्योरिटीज हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। कौन सा फिनोमेना लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं स्मोक के, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो उन इंप्योरिटी का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव इंप्योरिटी है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी, नेगेटिव इंप्योरिटी है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी, तो इंप्योरिटीज का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएंगी, और जो आपका स्मोक है, स्मोक जो होगा वो जो हॉट एयर है उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं रहेगी, तो कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। तो अब स्मोक जो है या हॉट एयर जो है दैट पासेस थ्रू चिमनी व्हिच इज फ्री फ्रॉम impurities। तो ये था स्मोक प्रेसिपिटेटर। इसकी मदद से what we can do, we can remove the impurities, carbon and other impurities present in the smoke। The next application we have in the cleansing action of soap। पीछे लेक्चर जो हमने पीछे लेक्चर किया था उसमें बात की थी सोप्स क्या होते हैं। सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। और सोप को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिया था, ये सोप लिया था मैं, सोडियम स्टारेट, ठीक है, ये जो हिस्सा है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये कौन सा पार्ट होता है, पोलर पार्ट। और इसको हम किससे दिखाते हैं, हेड से दिखाते हैं, और इसको किससे दिखाते हैं, टेल से। तो ये सोप है, सोप में दो हिस्से हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट, पोलर पार्ट। पोलर पार्ट इज शोन बाय हेड
and this hydrocarbon part is shown by tail. ठीक है। Now अगर हम किसी क्लॉथ को लें जिसमें ऑयल लगा हो, किसी क्लॉथ पे ऑयल लगा हुआ हो, उसके ऊपर पानी डालें तो खाली पानी डालने से ऑयल रिमूव नहीं होता, ठीक है। बट अगर सोप लगाएं तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोप अप्लाई करें तो ऑयल रिमूव हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सोप कैसे रिमूव करता है, हाउ सोप रिमूव द ऑयल फ्रॉम द क्लॉथ, ठीक है। तो इसका आंसर दोगे, सोप में दो हिस्से हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट और पोलर पार्ट। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये जो टेल पार्ट है, ये तो ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये किसमें चला जाता है, ऑयल में। तो जब हम सोप को अप्लाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द क्लॉथ, ठीक है, तो क्लॉथ पे जो ऑयल की ड्रॉप है उसमें कौन डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट उसमें डिसॉल्व हो जाता है। और ये जो पार्ट है पोलर पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी में आ जाता है। तो पोलर पार्ट तो पानी में है और हाइड्रोकार्बन पार्ट किसमें चला जाता है, ऑयल में। और ये जो पोलर पार्ट है जो पानी में है, ये पानी से इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये ऑयल को कपड़ों से खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलर पार्ट है, दिस पोलर पार्ट ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या काम करता है, ऑयल की जो बूंदें होती हैं कपड़ों पे, दे आर पुल्ड फ्रॉम द क्लॉथ, वो क्लॉथ से सरफेस से पुल हो जाएंगी, पानी में चली जाएंगी, और पानी में चली जाएंगी तो ऑयल पानी में चला जाएगा, आयनिक मिश्रण बन जाएगा, आप कह सकते हो इमल्शन बन जाएगा। इमल्शन क्या होती है, जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं इमल्शन बनती है। तो यहाँ पर दो लिक्विड कौन से हैं, एक तो ऑयल है, ठीक है, दूसरा वाटर। तो ऑयल जो है पानी में चला जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाएगी, which is removed by excess of water, ठीक है, which is removed by excess of water। तो इस तरह से ऑयल रिमूव हो जाएगा यूटेंसिल से, क्लॉथ से। तो दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हाउ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप टेक प्लेस, कि सोप में दो पार्ट हैं, पोलर पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो जब हम सोप को अप्लाई करते हैं किसी क्लॉथ पे जिस पे ऑयल लगा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये तो किस में चला जाता है, ऑयल में, ठीक है। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर के अंदर चला जाता है, और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर से इंटरेक्शन करता है। ड्यू टू इंटरेक्शन ये जो पानी, ये जो ऑयल की बूंद है, ये इट इज पुल्ड आउट फ्रॉम द क्लॉथ, ठीक है, एंड इट इज पुल्ड आउट फ्रॉम द क्लॉथ। सो ऑयल की बूंद पानी में चली जाएगी, ऑयल की बूंद जब पानी में चली जाएगी तो आयनिक मिश्रण बन जाएगा, आप कह सकते हैं इमल्शन बन जाएगा। ऑयल पानी में चला जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाएगा, और ऑयल जो पानी में चला जाएगा, दिस इज रिमूव्ड बाय एक्सेस ऑफ वाटर। So this is the cleaning action of soap. Next application we have in tanning. Tanning the leather. Tanning the leather क्या होता है, लेदर को हार्ड बनाना, ठीक है। तो tanning leather industry में the process of hardening of leather is known as tanning, ठीक है। तो लेदर को हार्ड बनाना इसको कहते हैं tanning। अब tanning होता क्या है, टैनिन प्लांट से प्राप्त होता है, which is a mixture of polyhydroxy benzoic acid। ये जो टैनिन है it is obtained from plant which is a mixture of derivative of polyhydroxy benzoic acid, ठीक है, and it consists of negatively charged particles। किससे मिलकर बना होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से बना होता है। और जो एनिमल की जो हाइट्स होती हैं जिनसे हमें लेदर बनाना है, एनिमल की जो हाइट्स होती हैं दैट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब हम एनिमल हाइट के अंदर टैनिन को डालते हैं तो व्हेन एनिमल हाइट्स आर सोक्ड इन टैनिन, तो क्या होता है, अब टैनिन में क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और एनिमल हाइट्स में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो दोनों एक दूसरे का चार्ज निकल कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेदर बिकम हार्ड।
तो एनिमल हाइड को जब हम सोक करते हैं, किसके अंदर सोक करते हैं, टैनिन में, तो दोनों का म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाता है। म्यूचुअल कोगुलेशन में दोनों का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इससे क्या होता है, लेदर बिकम हार्ड। तो दिस इज टैनिंग ऑफ लेदर। नेक्स्ट है इन मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यूज्ड आर इन दी कोलाइडल फॉर्म। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो कोलाइडल फॉर्म में होती है। क्यों? बिकॉज दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, एंड दे आर मोर इफेक्टिव। तो मेडिसिन क्या है, दे आर मोर इजीली एसिमिलेटेड ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया एंड दे आर मोर इफेक्टिव। तो मेडिसिन जो है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर इन द कोलाइडल फॉर्म बिकॉज दे आर इजीली absorbed by the body, ठीक है, and are more effective. So these were the application of colloids. Now a question है आपके NCERT बुक का, why adsorption is always exothermic, ठीक है, adsorption जो है always exothermic क्यों है? exothermic में डेल्टा H नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, कैसे प्रूव करेंगे? Now जब भी कोई गैस एडजॉर्ब होती है किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, उसका डिसऑर्डर कम हो जाता है। अगर कोई गैस है एडजॉर्ब नहीं हुई, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनका डिसऑर्डर ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है। तो जब कोई गैस एडजॉर्ब हो जाएगा तो एडजॉर्ब होने का अर्थ क्या है, एडजॉर्बेंट जब अट्रैक्ट होगा सरफेस पे रिटेन हो जाएगा। तो जब कोई गैस एडजॉर्ब हो जाता है किसी सरफेस पे एडजॉर्बेंट के, तो उसका मूवमेंट कम हो जाता है, डिसऑर्डर कम हो जाएगा, एंट्रोपी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब कोई गैस एडजॉर्ब होती है तो उसका डिसऑर्डर एंट्रोपी कम हो जाता है, ठीक है। तो एंट्रोपी कम हो जाएगा तो एंट्रोपी चेंज, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल एंट्रोपी कम हो गया इनिशियल से। वाई कम हो गया? शुरू में डिसऑर्डर ज्यादा था, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे, तो जब कोई गैस एडजॉर्ब हो जाएगा तो उसकी फाइनल डिसऑर्डर, फाइनल एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो S2 कम हो जाएगा किससे, S1 से। S2 कम हो जाएगा तो एंट्रोपी चेंज का साइन क्या दिखाएंगे, माइनस, ठीक है। तो जब कोई गैस एडजॉर्ब होती है एंट्रोपी कम हो जाती है, डेल्टा S का साइन क्या होता है, माइनस। दूसरी बात, क्योंकि गैस एडजॉर्ब हो रही है, एडजॉर्ब होने का अर्थ क्या है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, विच टेक प्लेस, ठीक है। क्योंकि एडजॉर्प्शन हो रहा है, गैस एडजॉर्ब हो रही है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। नाउ आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो यहां से डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा S, ठीक है। अब डेल्टा H नेगेटिव है, प्लस डेल्टा S भी क्या है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस, ये भी नेगेटिव। तो डेल्टा H का साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि आप जानते हो -2 -3 होता है -5, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, डेल्टा H का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा H नेगेटिव है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि डेल्टा H का साइन क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्लियर? So your question, chemical adsorption first increases with increase in temperature but after some time decreases. शुरू में हमने बात की थी एडजॉर्प्शन की दो टाइप होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन तो टेम्परेचर के साथ कम होता जाता है, पर केमिकल एडजॉर्प्शन शुरू में इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन आता है एडजॉर्प्शन शुरू में इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर दोगे, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है किसके बीच में, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में। इन केमिकल एडजॉर्प्शन chemical bonds are formed between adsorbent and adsorbate। और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। शुरू में क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो शुरू में इंक्रीज होता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल ऑप्शन हो जाएगा। पर बाद में कम क्यों होता जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कुछ स्टेट के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाता है। क्यों, एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गैस एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, डेल्टा एस माइनस मैंने एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इधर एक्सो है तो बैकवर्ड में एंडो। आपने एक ली चैपलर प्रिंसिपल पढ़ा है 11th में। ली चैपलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, एंडो में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम एंडो में जाएगा। और एंडो में जाने का अर्थ क्या है, जो गैस एब्जॉर्ब थी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो गैस जो है रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो शुरू में तो इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज क्यों होता जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते तो इक्विलिब्रियम एंडो की तरफ जाएगा, और एंडो की तरफ जाएगा तो जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं सरफेस छोड़ के चले जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, सो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, सो एट द लास्ट वी हैव व्हाट इज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पे अगर गैस एब्जॉर्ब होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्लूजन। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का अर्थ क्या है, इट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। किसी एब्जॉर्बेंट के सरफेस से मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हुए हैं उनका सरफेस छोड़ के चले जाना। इट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। व्हाट इज कोलोडियम। कोलोडियम क्या होता है, इट द 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज in a mixture of alcohol and ether. 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. इसका कहाँ पे यूज होता है मैंने बताया था, it is used to make ultra filter paper. Ordinary filter paper से क्या बनाते हैं, ultra filter paper। तो वहाँ पे आपने पढ़ा है कोलोडियम। ठीक है, एक टर्म है व्हाट इज जॉर्प्शन। अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तब इसको हम क्या कहते हैं, जॉर्प्शन। अगर एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, जॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल, डाई जो होते हैं, जो आपके कपड़े जो होते हैं, कपड़ों में जो कलर होता है उसको क्या कहते हैं, डाई। तो डाई जो है कॉटन फाइबर पे अगर हम डाई अप्लाई करें तो वो एडजॉर्ब भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, तो डाइज आर एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब ऑन द कॉटन फाइबर, मीन जॉर्प्शन टेक प्लेस। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। तो इस चैप्टर के नोट्स बनाओ और उसकी पीडीएफ बना के मेरे पास भेजो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, हमारे लास्ट जो चैप्टर चलने वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आपको सही ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। साथ साथ लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा, डेली की डेली वीडियो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी।